खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो लेकर चलते हैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष, हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से, और साथ ही हमारे साथ अरविंद पलावत मौजूद हैं राजस्थान से, और हमारे साथ प्रशांत द्विवेदी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। तो बात करते हैं बिहार की। तो पप्पू यादव विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी की मान में सेंध लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा राज्य में मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि मोड़वा डी पंचायत को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हर घर नल का जल योजना में धांधलेबाजी कर रहे थे। साथ ही बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। राज्य में अब तक 5247 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो पप्पू यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव या नहीं, इसको लेकर संशय है, और बीजेपी की मान में सेंध लगाने की लगातार यहाँ पर तैयारी हो रही है। सीधे लेकर चलेंगे आपको हमारे बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़े हुए हैं। श्रीकांत प्रत्युष, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरह से देखा जाए, जो लगातार पप्पू यादव बिहार ये देखा जाए क्योंकि इलेक्शन नज़दीक और इसको देखते हुए लगातार बीजेपी पर निशाना भी यहाँ पर साधा जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? पहले नजर डाल लेते हैं कोरोना के अपडेट पर। बिहार और झारखंड में कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले 15 दिन में बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है और झारखंड में एक सप्ताह में 2 गुनी हो गई है। तो झारखंड में भी 1500 के पार हो गया है संक्रमितों की संख्या, यानी झारखंड में भी प्रवासी मजदूरों के आने के बाद संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब लगता है कि झारखंड भी बिहार की तरह बहुत तेज़ी से संक्रमित होगा। तो सरकार की सांस फूल रही है, क्योंकि कोरोना तो आप जानती ही हैं पूरे देश को हफा रहा है और अब बिहार झारखंड में उसका कहर ढा रहा है। तो लोग चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, दुकानें खुल चुकी हैं, शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। सड़कों पर अचानक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, बाज़ार में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है। तो अगर आपको बचना है संक्रमण से तो सावधानी बरतिए, घर में ही रहिए, बाहर कम निकलिए, खुद को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए। ये मैसेज दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने बिहार को सावधान किया है कि अनलॉक 1 में बहुत ढेर सारी छूटें दी गई हैं, आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल न करें और खुद को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। अब राजनीति की बात कर लें। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां तो जुटी ही हुई हैं, निर्वाचन आयोग भी जुट गया है और निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि जो पुराने ईवीएम हैं दूसरे राज्यों में भेज दीजिए, अब नए ईवीएम से यहाँ पर चुनाव होगा। तो नया ईवीएम हाईटेक है, AM3 इसका नाम है, यानी इस ईवीएम के किसी पेंच से भी छेड़छाड़ होगी तो ईवीएम बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और ईवीएम के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसकी तस्वीर उसमें आ जाएगी। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ईवीएम का खेल होता है चुनाव, शायद वो अब आरोप नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हाईटेक ईवीएम आ रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में, जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, इंटरनेट के जैसे आप उसको हैक नहीं कर सकते हैं, उसके पेज के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी खोल नहीं सकते, खोलेंगे सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, आपकी तस्वीर आ जाएगी। तो चुनाव आयोग अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। मानकर चलिए कि समय पर ही चुनाव होगा, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा, 15 नवंबर तक सरकार बननी है, तो सब कुछ समय से होगा। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है वर्चुअल रैली के साथ। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन महागठबंधन में थोड़ा रार मची हुई है सीटों की संख्या को लेकर, और महागठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ एनडीए इंटैक्ट दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल है, क्योंकि ये उनका लिटमस टेस्ट है। लोकसभा चुनाव में तो सफलता नहीं मिली, मोदी लहर में वो उड़ गए थे,
लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव है, मोदी लहर नहीं है, स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव को बहुत सोच समझकर चुनावी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि इस चुनाव में अगर फेल हुए तो उनकी राजनीति करियर दांव पर लग जाएगा। तो तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ी हुई है। पप्पू यादव किसके साथ जाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव का तो नाम तक लेना नहीं चाहते। तीसरा मोर्चा अभी बन नहीं रहा है। हालांकि बात चल रही है कि तीसरा मोर्चा बनेगा। जो महागठबंधन के घटक दल हैं, अगर आरजेडी से उनकी बातचीत नहीं बनी तो तीसरा मोर्चा बनाने की भी कवायद शुरू हो गई है। और यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के कभी कदावर नेता थे, भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, अब वो आगे आए हैं अपना दल बनाकर और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटे छोटे दल हैं उनको मिलाकर एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, वाम दलों को साथ लाया जाए। और ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव की मुश्किल और भी बढ़ेगी और एनडीए का खेल थोड़ा आसान हो जाएगा। पप्पू यादव ने पटना से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि पिछले साल बहुत जल जमाव हुआ था पटना में, 15 दिनों तक पटना डूबा रहा था। पप्पू यादव ने राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया था अपने स्तर से और काफी लोकप्रिय भी हुए थे। तो पप्पू यादव को लगता है कि अब उस काम का मजदूरी लेने का समय आ गया है। तो पप्पू यादव ने पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी का गढ़ है। तो पप्पू यादव बीजेपी के गढ़ में घुसकर क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, चलिए ठीक है, लगातार आप नजर बना के रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन चलिए अब बात राजस्थान की करेंगे। गुजरात के कांग्रेस विधायक अब तक आबू रोड के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। इसको लेकर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा राजस्थान में मनरेगा के तहत 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात भी कही जा रही है। तो जयपुर से हमारे साथ अरविंद पलावत मौजूद है। अरविंद, जिस तरह से देखा जाए, बात जयपुर की करें तो कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, विधायकों को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। राजस्थान की रिकवरी रेट की सबसे पहले बात करते हैं तो करीब 75% जो रिकवरी रेट है, 74.16% जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान की हो चुकी है। और अब तक करीब 10,800 केसेस मिले हैं। लेकिन राहत की बात है कि रिकवरी रेट अच्छी होने के कारण केवल 2513 जो केसेस हैं वो अब एक्टिव केसेस यहाँ पर हैं। वहीं एक चिंताजनक बात यहाँ सामने आ रही है। फिलहाल जो रिपोर्ट आएगी उसमें इस चीज की पुष्टि होगी, लेकिन जो सूत्रों की माने तो जयपुर का सुभाष चौक इलाका है, जो परकोटे का जो इलाका है, वहाँ एक ही घर से जो 26 लोग हैं वो यहाँ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट आएगी उसमें इस चीज की पुष्टि होगी, लेकिन उससे पहले ये एक चिंताजनक खबर यहाँ पर है, क्योंकि देखिए जो जयपुर का परकोटा था वो सबसे ज्यादा वहां पर संक्रमित लोग पाए गए थे। ऐसे में यदि फिर से एक ही घर में 26 लोग संक्रमित पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि परकोटे की डेंसिटी काफी ज्यादा है और इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक ही घर में 30 से 40 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक काफी चिंताजनक बात यहाँ पर हो सकती है। साथ ही राजस्थान में जो मौत का आंकड़ा है कोरोना से वो भी बढ़ रहा है और कल भी यहाँ पर 6 जो मौत हैं वो हुई है और अब तक 246 लोगों की कोरोना से डेथ हो चुकी है। और ये एक चिंता यहाँ पर बन रही है, क्योंकि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन की बात करें तो पहले दिन 13, फिर 9 और अब 6, इस तरह से लगातार जो मामले हैं मौत के वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और चिकित्सा विभाग ने भी ये कहा था कि यदि आंकड़े बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान की काफी अच्छी है, लेकिन यदि मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और अब मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो वहीं यदि दूसरी बात करें गुजरात को लेकर, गुजरात का जो राज्यसभा का चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित एक रिसोर्ट में रुके हुए हैं। और जब पहले दिन में आए थे तभी हमने कह दिया था कि इस पर राजनीति काफी हावी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर करेगी, क्योंकि 8 तारीख को लॉकडाउन अनलॉक हुआ, लेकिन उससे पहले होटल रेस्टोरेंट ये सभी पर पाबंदी थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंचे, उनको एक रिसोर्ट में रोका गया। इस मामले में बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वहीं अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सवालिया निशान लगा दिए हैं और उन्होंने राजस्थान में पॉलिटिकल टूरिज्म जो हो रहा है उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि कोविड की महामारी चल रही है। ऐसे में उनका आरोप है कि जो सरकार है वो कोविड से निपटने की बजाय अपनी जो सत्ता बचाने में लगी हुई है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की सीट कैसे हासिल की जाए, कैसे वहां पर चुनाव पूरा किया जाए, उसको लेकर राजस्थान सरकार लगी हुई है। जबकि यहाँ के जो हालात है वो काफी ज्यादा विकट हैं, लगातार जो केसेस हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं।
तो वहीं यदि बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा में अब तक करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो अब यहाँ टूट चुका है। और 50 लाख लोग अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर सामने, क्योंकि देखिए जब कोरोना की महामारी आई तो उस समय ये बात सामने आई कि लोगों को रोजगार किस तरह से मिलेगा, लेकिन लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत दिया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजना है जो सालों पहले शुरू की गई थी, उसका धरातल पर और उसका एक अच्छा उपयोग होते हुए आप दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि अब 100 दिन की बजाय केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि इन लोगों को 200 दिन का रोजगार दिया जाए। वहीं प्रवासियों की यदि बात की जाए तो 13 लाख से ज्यादा जो प्रवासी है उनको मनरेगा में अब तक रोजगार दे दिया गया है। और आज जो अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें 50 लाख का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया जा चुका है। चलिए ठीक है, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की फर्जीवाड़ी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के चीफ और अपने भतीजे अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। साथ ही पत्र में अखिलेश के नेतृत्व की सराहना की है, जिससे शिवपाल यादव के एसपी में वापसी की अटकलें तेज हैं। साथ ही अब श्रद्धालुओं के लिए शर्तों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं पंकज, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है कोविड-19 को लेकर, और उत्तर प्रदेश से आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? और वन कॉपी थे, इसके मिलान करने के बाद नंबर ज्यादा आए, लेकिन नंबर कम दिए गए। ये भी आरोप है कि एक जिले के कई बच्चे जो टॉपर आए हैं उसको लेकर के भी संदेह की घेरे में है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा परिषद के तहत एक लेटर जारी करके सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई की बात की गई है। तो वहीं कल प्रियंका गांधी ने अपने जो रणनीतिकार हैं, जो उनकी एक टीम है सलाहकारों की, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लल्लू की रिहाई के साथ साथ जो 69,000 भर्ती है इसके की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है और जल्द ही बड़े करेंगे जो शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस भर्ती पे सवाल उठाया था। पे आरक्षण जो सीटें थी वो आरक्षित में चली गई। इसके साथ साथ जो ओबीसी की सीटें थी वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का नाम सोशल मीडिया पे अभ्यर्थियों की जानकारी नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के सतीश द्विवेदी उनके साथ अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी का कल बयान और अपने रणनीतिकारों से बातचीत के बाद रूपरेखा तैयार की गई आंदोलन को लेकर के, उस मामले पे बेसिक शिक्षा विभाग दबाव में है। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में जब भी भर्तियां होती है कहीं न कहीं चाहे पर्चा लीक की बात हो या घोटाले की बात सामने आती है। दूसरी तरफ जो फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला, अनामिका राय, कई नामों से अलग अलग जिलों में जो सर्विस की है उसको लेकर के भी बातें पूरी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आ सकती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कल से सभी धार्मिक स्थानों को खोल दिया गया था, मथुरा और काशी को छोड़ करके, लेकिन काशी में कल जब देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की और उसके बाद आज जन सामान्य लोगों के लिए मंदिर परिसर खोल दिया गया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य चीजों का चाहे मास्क लगा के ही जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इन सब चीजों को और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। 5 लोगों से ज्यादा अंदर एंट्री नहीं होगी, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। इन सब चीजों को देखते हुए इनका पालन कराने के लिए स्थानीय मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले को जो स्वास्थ्य मंत्रालय MHA की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराना होगा। दूसरी तरफ क्योंकि लल्लू की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के भी कांग्रेस में कुछ अंतर विरोध कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। हालांकि अब प्रियंका गांधी ने उसके लिए भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की कल बात की है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि लल्लू जेल में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन प्रदेश के कांग्रेस के कोई भी बड़ा नेता नहीं बोल रहा। उसका कारण है कई सारे सीनियर नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से बाहर कर दिया था। वही कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो कल 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है उसमें 400 से अधिक मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 10,000 पार कर चुका है। सबसे ज्यादा जो संक्रमित निकल रहे हैं वो बाहर से आए प्रवासी
मजदूर या जो भी प्रवासी बाहर से आए हैं उन्हीं में संक्रमित पाया जा रहा है। ठीक है ठीक है पंकज, आप लगातार नजर बनाए रखिए। आपको लेकर चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़, जहां पर प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि की सलाहकार समिति की बैठक में खनिज परियोजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राज्य में कोरोना की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत द्विवेदी का। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद प्रशांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, प्रशांत आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से देखा जाए लगातार जो कोविड-19 के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए अनलॉक 1 भी शुरू हो गया है। तमाम धार्मिक स्थल, मॉल्स खुल चुके हैं। और अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो गाइडलाइनें जारी की गई हैं उसको लेकर जो मंदिर प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की और गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन है वो मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, चाहे वो मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, वहाँ पे उसका पालन कराया जा रहा है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो या फिर सैनिटाइजर की बाहर व्यवस्था की गई है। मास्क बगैर लगाए मंदिर परिसर में अनुमति नहीं होगी। 5 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को बाकायदा जो नियम बनाए गए हैं उसका पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा मंदिर प्रशासन मिल करके उसका पालन करा रहा है, क्योंकि इससे चूंकि संक्रमण रोकने का यही एक उपाय है और उसका हर धार्मिक संस्थान या स्थल जहाँ भी है इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखा जा रहा है और बगैर इसके नियमों के जो भी पालन कर रहा है उसी को मंदिर परिसर में इजाजत दी जा रही प्रवेश के लिए। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल को लेकर के है। जो समाजवादी पार्टी 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही थी, 2 पार्टियां बन चुकी थी। लोकसभा चुनाव में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की थी और अलग होकर के शिवपाल ने बनाई थी प्रसपा, वो स्थिति जो थी लगातार मुलायम सिंह यादव यही कोशिश कर रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव चाचा भतीजे एक हो, दोनों पार्टी एक हो। और कई मौकों पे अखिलेश और शिवपाल की मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात कराने की भी कोशिश की, संवाद स्थापित कराने की कोशिश की। अब चूंकि शिवपाल सिंह यादव ने जब पार्टी अलग बनाई तो पार्टी ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। प्रशांत, छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं वहां पर और कोविड-19 को लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अनन्या, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देर रात तक 53 एक्टिव मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं जो बढ़कर अब 858 हो गए हैं। वहीं 141 ऐसे नए कोविड हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया है जिसमें 3000 से अधिक बिस्तरों को भी रखा गया है। वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक सियासत भी अपने चरम पर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा आरोप लगाया है कि देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर क्वारंटीन सेंटर के अंदर मजदूरों की मौत हो रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं राज्य सरकार को दी जा रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने भी पलायन से इस पूरे मुद्दे को जोड़ते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर राज्य सरकार स्थानीय तौर पर अगर मजदूरों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे मजबूत करती तो आज इतनी बड़ी संख्या में मजदूर बाहर पलायन नहीं करते। यहाँ तक कि आंकड़ों की बाजीगरी भी सामने आने लगी है। प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जहां पहले सरकार जो है 1.25 लाख मजदूरों को बाहर होने की बात कह रही थी, वो अब 3.25 लाख है। तो जब इस तरह से आने जाने का सिलसिला जारी है तो सरकार के पास क्यों नहीं स्पष्ट आंकड़े हैं जिससे ये तय हो पाए कि आखिर अभी कितने मजदूर बाहर हैं और कितने अंदर हैं। वहीं दूसरी ओर एक सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, जो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ कमेंट किया था, उस पर भाजपा NSVI ने स्थानीय सिविल लाइन थाने पे उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने उनको नोटिस भेजकर और थाने में उपस्थित होने को कहा था। लेकिन चूंकि कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वो उपस्थित नहीं हो पाए,
पहले जो 2 जून डेट था उसके बाद 8 है। संबित पात्रा ने कोरोना पॉजिटिव जो हफ्ते भर का पहला रिपोर्ट था, पहली रिपोर्ट है, उन्होंने भेजकर पुलिस से और भी मोहलत मांगी है। वहीं दूसरी ओर एक सबसे बड़ी अहम खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुकमा से, जहां पर पुलिस लगातार शहरी नेटवर्क को तोड़ने के लिए तमाम बड़ी कमेटी गठित की है, लेकिन पुलिस के महकमे के अंदर ही ऐसे जवान निकले जो नक्सलियों को हथियार और असलाह बारूद पहुंचाते थे। दरअसल इसका खुलासा उस समय हुआ जब 9 सदस्यीय टीम की एसआईटी टीम की गठित की गई थी और धमतरी से एक मनोज शर्मा नाम का एक युवक पकड़ा गया था, जहां पर उनको गोला बारूद पहुंचाने का काम करता था। मगर जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि पुलिस जवान के अंदर का ही एक एसआई और एक आरक्षक जो है इस पूरी मिलीभगत में शामिल है, जहां पर 700 कारतूसों के साथ आरोपी को पकड़ा गया था। फिलहाल पुलिस उस पर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए खनिज के मामले में, चूंकि खनिज और मिनरल के मामले में छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू का एक अहम योगदान है, इसलिए उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करते हुए एक बार फिर से खनिज संसाधनों की स्वीकृति ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पंकज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत प्रत्युष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अरविंद पलावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम राज्यों से तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े और जहां उन्होंने तमाम अपडेट्स हमें अपने राज्यों से जोड़ी थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।